जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो मोदी काल में औसत ग्रोथ रेट आपके पास 6.4% रहा है, जबकि यूपीए काल में ये 6.8% था। अब बात करते हैं महंगाई का बोझ और आर्थिक असमानता। महंगाई के मोर्चे पर स्थिति और भी चिंताजनक है। 2022 में होलसेल प्राइस इंडेक्स 30 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उसी साल रिटेल इन्फ्लेशन 8 साल के सबसे उच्च स्तर 7.8% पर आ पहुंचा है। इसका सीधा असर आम आदमी को हुआ। एलपीजी से पहुंची थी। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 2014 में बेरोजगारी दर 5.4% थी, जो 2017-18 में बढ़कर 6.1% होगी, या पिछले 45 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और सरकार का ये मानना है कि ये विकास का स्वर्णिम काल है। वहीं विपक्ष ये दावा करता है कि ये तानाशाही का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने संविधान के हर एक पन्ने पर तानाशाही की स्याही पोत दी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ये दावा करती है कि भारत की जीडीपी 2 गुना हो गई है, 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गया है। तो सच क्या है? क्या सही में ये विकास है या तानाशाही है? तो आज हम तथ्यों के साथ इस सवाल का जवाब देंगे। आंकड़ों से लेकर विपक्षी विरोधों, सब कुछ की पड़ताल की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक प्रदर्शन की। क्या आर्थिक प्रदर्शन विकास है या भ्रम है? तो आर्थिक मोर्चे पर क्या हुआ था? मोदी सरकार का सबसे बड़ा वादा है कि भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.2 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इसका मतलब पिछले 11 सालों में भारत की जीडीपी 2 गुना हो गई है। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था थी, जबकि अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। पर इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो मोदी काल में औसत ग्रोथ रेट आपके पास 6.4% रहा है, जबकि यूपीए काल में ये 6.8% था। मतलब ग्रोथ रेट एक्चुअली में क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा 2016 में नोटबंदी के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट 6.98% से गिरकर 5.56% हो गई थी। कोविड से पहले ही 2019 और 20 में यह चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ एक दशक के सबसे निचले स्तर 3.1% पे आ पहुंची थी। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 2014 में बेरोजगारी दर 5.4% थी, जो 2017-18 में बढ़कर 6.1% होगी, या पिछले 45 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार अब ये 7 to 8% के बीच में है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने दावा किया था वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पर इसका मतलब 11 सालों में जो नौकरियां होंगी वो 22 करोड़ के आसपास उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन सिर्फ 4.7 करोड़ नौकरियां ही दिलाई गई। इसका मतलब 17.3 करोड़ नौकरियां कहां गई? अब बात करते हैं महंगाई का बोझ और आर्थिक असमानता। महंगाई के मोर्चे पर स्थिति और भी चिंताजनक है। 2022 में होलसेल प्राइस इंडेक्स 30 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उसी साल रिटेल इन्फ्लेशन 8 साल के सबसे उच्च स्तर 7.8% पर आ पहुंचा है। इसका सीधा असर आम आदमी को हुआ। एलपीजी सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए पार कर गई, और जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमतों में भी 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस सरकार का मानना है कि सरकार ने अच्छे दिन के नाम पर लोगों से झूठ बोला। अच्छे दिन सिर्फ उन 142 सबसे अमीर भारतीयों के आए जिन्होंने कोविड के दौरान 30 लाख करोड़ रुपीस कमाए। वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में आर्थिक असमानता ब्रिटिश काल से भी ज्यादा है। मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। न्यू रिसर्च के अनुसार 7.5 करोड़ भारतीय गरीबी में वापिस धकेल दिए गए हैं, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार का 1/3 हिस्सा शामिल है। सोचे, अब हम बात करते हैं प्रेस फ्रीडम में गिरावट, डेमोक्रेसी को चुनौती। लोकतंत्र के सवाल पर यह सबसे चिंताजनक तस्वीर है। प्रेस फ्रीडम की बात करें तो 2014 में भारत 140 पोजीशन पे था। 2023 में ये गिरकर 161 पोजीशन पे पहुंच गया। 2025 में थोड़ा सुधार हुआ है। अब भारत का स्थान 151 पोजीशन है, लेकिन यह अभी भी वेरी सीरियस श्रेणी में है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के अनुसार भारत में मीडिया की स्थिति बहुत गंभीर है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से भी बदतर है। पत्रकारों की गिरफ्तारी के आंकड़े डराने वाले हैं। 2004 से 2013 में केवल 4 पत्रकार गिरफ्तार थे, लेकिन 2014 से 2023 के बीच में 21 पत्रकारों को जेल में डाला गया। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार पत्रकारों पर आतंकवाद के कानून लगाए जा रहे हैं। यूएपीए जैसे कानून का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें 180 दिनों तक बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। मीडिया का ऑनरशिप भी चिंता का विषय है। मुकेश अंबानी के पास 70 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स हैं। अनंत ग्रुप ने एनडीटीवी को अधिकृत कर लिया है, जिससे मीडिया की डाइवर्सिटी कम हो गई है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सोचे, अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी का नाम दिया गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने
इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सिस्टम ऑप्टिसिटी को एनकरेज करता है और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक्सप्लॉइट हो सकता है। 2017 में ही आरबीआई ने मोदी सरकार को चेताया था कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने भी 2019 में इसे रेट्रोग्रेसिव स्टेप बताया था। लेकिन फिर क्या हुआ? 2018 से 2024 तक $1.9 बिलियन के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। इसमें 57 to 60% बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 to 11% मिले हैं। मतलब साफ है, यह सिस्टम बीजेपी के फायदे के लिए बनाया गया था। अपोजिशन पार्टीज का आरोप है कि यह वर्ल्ड बिगेस्ट करप्शन स्कैम है। सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी का कहना है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू बॉन्ड्स डिस्ट्रॉइंग द लेवल प्लेइंग फील्ड इन डेमोक्रेसी। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर हमला। विपक्ष का सबसे गंभीर आरोप है कि मोदी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया है। इलेक्शन कमीशन के साथ क्या हुआ? 2023 में सरकार ने कानून बदलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन पैनल से हटा दिया। इससे रूलिंग पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई। इस पावर का उपयोग करके ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो पहले अमित शाह के कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे। अब इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी की तरह काम कर रहा है। अगस्त 2025 में अमित शाह ने पार्लियामेंट में 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पेश किए। इन बिल के तहत पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को व्यापक पावर मिल जाती है। अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को हटाने की, सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को केस फाइल करना है और व्यक्ति को जेल में डालना है। 31 दिन चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑटोमेटिकली अनसीट हो जाएगा 31 दिन के बाद, बिना चार्जशीट, बिना बेल हियरिंग, बिना ट्रायल के। यह उस सिद्धांत का उल्लंघन है कि कोई भी व्यक्ति तब तक इनोसेंट है जब तक गिल्ट प्रूव ना हो। सोचे, अब हम बात करते हैं सरकार की अचीवमेंट की। कितनी सच्चाई है इसमें? अब देखते हैं कि सरकार के दावे कितने सच हैं। वेलफेयर स्कीम की बात करें तो कुछ अचीवमेंट्स जरूर हैं, जैसे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं, 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं, 52 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है। नेशनल हाईवे 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,204 किलोमीटर हो गई है। ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स दोगुने होकर 157 हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे प्रोजेक्ट पर 81,000 करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल है, अगर इतना विकास हुआ है तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की क्या जरूरत है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में से 105 पोजीशन में क्यों है? बच्चों में माल न्यूट्रिशन की स्थिति भयावह क्यों है? सोचें। अब हम बात करते हैं पॉलिसी फेलियर और ब्रोकन प्रोमिसेस की। अब बात करते हैं उनकी जो फेल हो गई। डिमोनेटाइजेशन यह सबसे बड़ी डिजास्टर थी। 86% कैश सर्कुलेशन से गायब हो गया, जिससे इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ। स्मॉल बिजनेस बर्बाद हो गए। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इससे भी बहुत जल्दबाजी में लागू किया गया, जिससे बिजनेस में परेशानी हुई। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर का शेयर जीडीपी में 2014 और 2022 में सेम ही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। स्टार्टअप इंडिया भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 100 स्मार्ट सिटी ये अभी भी इनकम्प्लीट है। डिजिटल इंडिया में कुछ सक्सेस मिली है, लेकिन एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं। रेलवे की हालत, हाल ही में मुंबई रेल एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हमें बताती है कि रेलवे की कंडीशन कितनी खराब है। सोचिए। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी विपक्ष के गंभीर आरोप है। कांग्रेस का दावा है कि पिछली एक साल में 52 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिनमें 36 सोल्जर शहीद हुए, 53 जख्मी हुए और 56 सिविलियन भी मारे गए हैं। मणिपुर वायलेंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2 साल से लगातार वायलेंस हो रही है, लेकिन पीएम मोदी पहली बार सितंबर 2025 में विजिट कर रहे हैं मणिपुर का। फॉरेन पॉलिसी में भी क्वेश्चन है। यूएस के साथ टैरिफ वॉर, चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन, पाकिस्तान के साथ रिलेशन, कई मोर्चों पर चैलेंजेस है। अपोजिशन का कहना है कि मोदी की प्रेजेंट जो डिप्लोमेसी है वो फेल हो गई है। ट्रंप के साथ फ्रेंडशिप के बावजूद हाईएस्ट टैरिफ लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोक्रेसी वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुने। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यू को सेक्रीफाइस किया जा सकता है? मोदी सपोर्टर का आर्गुमेंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम से लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है, जीडीपी डबल हुई है, पॉवर्टी कम हुई है और इंडिया का ग्लोबल स्टैंडिंग बेहतर हुआ है। अपोजिशन का काउंटर आर्गुमेंट है कि डेमोक्रेसी के बिना डेवलपमेंट नहीं, डिक्टेटरशिप है। द वाई के एनालिसिस के अनुसार मोदी शाह ड्यू ने मैनेज्ड डेमोक्रेसी का मॉडल डेवलप किया है। इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसीजर एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो आउटकम्स है वो प्री डिटरमाइंड होती है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया इलेक्टोरल अथॉरिटिज्म की तरफ जा रहा है।
जहां इलेक्शन होते हैं पर रियल डेमोक्रेसी नहीं। सोचिए, कंक्लूजन। तो दोस्तों, 11 साल के मोदी सरकार का एनालिसिस करने के बाद एक मिक्स्ड पिक्चर सामने आती है, जिसमें कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट है और कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव अचीवमेंट जैसे जीडीपी साइज डबल हो गया, 2.1 ट्रिलियन से 4.2 ट्रिलियन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, वेलफेयर स्कीम है, डिजिटल पेमेंट है, सब मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स हैं। उसी तरह से कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट एक्चुअली स्लोअर देन यूपीए, अनएम्प्लॉयमेंट एट 45 years हाई, 17.3 crore जॉब शॉर्टेज, प्रेस फ्रीडम डिक्लाइंड, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैंडल, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन वीकेंड। मेरी पर्सनल ओपिनियन यह है कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ एरिया में जेन्युइन प्रोग्रेस की है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है और प्रेस फ्रीडम में जो गिरावट आई है, वह चिंताजनक है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अनुचित एडवांटेजेस लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अपोजिशन को वीकन करना, ये सब हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। डेवलपमेंट होना जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज करके नहीं। ब्राजील, तुर्की, हंगरी जैसे देशों में भी सिमिलर पैटर्न देखा गया, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी के 11 साल डेवलपमेंट के ही है या डिक्टेटरशिप के हैं? क्या इकोनॉमिक अचीवमेंट आपके एरिया में हुई है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।